हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबको पता है कि हम लोग आगरा बाजार नमक नाटक का वाचन कर रहे हैं, जिसका यह चौथा भाग है। चलिए अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। पतंग वाला फुर्सते उम्र कदरे शबनम वसले महमूद गौहरे नयाब। आयु की अवधि ओस की बूंद की तरह है और प्रेसी का प्रणय अनमोल मोती की तरह। यह आदमी हमेशा से उसके जकी उल हिंस मतलब संवेदनशील वाक़ हुआ है। मुझे एक पुराना किस्सा याद आ रहा है, जानते हो? मियाँ नज़ीर से इसकी पहली मुलाकात क्यों कर हुई? मियाँ नज़ीर ताजमहल में माइथान टट्टू पर जा रहे थे, लाला बिलास राय खत्री के लड़कों को पढ़ाने के लिए। इधर से मंजूर हुसैन पर पा का पियादा चले आ रहे थे। अच्छा, रास्ते में टट्टू अड़ गया। मियाँ नज़ीर ने एक चाबुक जो उसके रसीद किया तो यह मंजूर हुसैन के लगता हुआ टट्टू के लगा। मियाँ नज़ीर टट्टू से उतर पड़े और ज़बरदस्ती उनके हाथ में चाबुक देकर कहा, मियाँ मेरे भी एक जड़ दूँ। उन्होंने बहुत मिन्नत की, वह न माने। आखिर मजबूरन मंजूर हुसैन ने चाबुक लेकर जरा सा उनको छुआ दिया और दौड़े हुए मेरे पास आए। मुझसे सारा हाल बताया और घर जाकर पढ़ रहे। 2 दिन तक खाना पीना तक मौकूफ़। जब मियाँ नज़ीर ने मेरी ज़बानी में यह हाल सुना तो बेचैन होकर उनके पास गए, उन्हें अपने घर ले गए, खातिर तवाज़ी की, उनके साथ होली खेली, मिठाई खिलाई, अपनी नज़्म सुनाई। बस उस दिन से यह मियाँ नज़ीर और भी गिरविदा मतलब मुग्ध हो गए। फिर ऐसे ही रोज़ आना जाना रहता था। बेनी प्रसाद क्या जमाने थे इनकलाब के। पतंग वाला छोड़ सब कामों को गाफिल, भंग भी भर और दंड मेल कुछ और सुनाओ। मियाँ तबीयत मुज़हिल, शिथिल, सुस्त, ढीली हो गई है। लड़का क्या सुनाऊँ? पतंग वाला नज़ीर का कलाम सुनाओ, और क्या सुनाओगे? उसका हर शेर बेनज़ीर है। लड़का मियाँ नज़ीर ने खुद अपने कलम से अपनी तस्वीर खींच दी है, अगर इजाज़त हो तो। पतंग वाला इजाज़त मियाँ, तुम शेर व शायरी का कारोबार करने वाले की दुकान पर नहीं बैठे, वो शेर व शायरी पर जान देने वाले के पास बैठे हो। सुनाओ और खुले बंदो सुनाओ। लड़का कहता है, जिसको नज़ीर सुनिए। तुक का उसका बयां था। एक मुअल्लिस शिक्षक, गरीब बुज़दिल व तर्शिदा जा, डरा हुआ भीरू, सुस्त रविश, पस्ता कद, सांवला, हिंदी सज्जाद, हिंदुस्तान में पैदा हुआ था। तन भी कुछ ऐसा ही था कद के मुताबिक। आया माथे पे से एक खाल था, छोटा सा मस्से के तौर पर था, और पड़ा आन कर अबरुओं के दरमियाँ। बज मतलब स्वभाव, सुबह उसकी थी। तिस पे न रखता था रीश मतलब बाल। मूछे थी और कानों पर पट्टे भी थे। पंबा सा मतलब रोई सा। पीर में जैसी थी कि उसकी दिल अफसुर्दगी मतलब दिल की उदासी वैसी ही रही थी। उन दिनों जिन दिनों में था, जमा फजल ने अल्लाह को उसको दिया, उस भर इज्जत हुमंत के साथ पार चाहो आबू ना मतलब कपड़ा, पानी और रोटी। वाह वाह वाह, क्या इनकी सारी विनम्रता है। मियाँ नज़ीर की नवासी उछलती कूदती गुनगुनाती हुई आती है। नवासी क्या क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन। पतंग वाला, अरे बिटिया नवासी अभी आई, यह कहकर दूसरी तरफ निकल गए। सिपाही जो वही भीड़ में खड़े में सुन रहे थे, बार बार मुड़कर उधर कंधे कोठे की तरफ निगाहें फेंक
रहे थे। पान की दुकान पर आते हैं। पहला सिपाही, जरा 2 पान लगा देना भाई। दूसरा सिपाही, दूसरे सिपाही से, दिन चढ़ाया है पर यह माई का लाल ऐसा चिपका है कि निकलने का नाम ही नहीं लेता। दूसरा सिपाही, वहाँ है भी या गायब हो गया। पहला सिपाही, जाने का रास्ता एक ही है और मैंने नज़रों की कील की तरह से उखड़ पर ठोक दिया है। दूसरा सिपाही, अगर गया ही न हो तो क्या हम दिन भर यहीं टंगे रहेंगे। पहला सिपाही, यह कैसे हो सकता है, दरोगा साहब ने खुद अपनी आंखों से देखा। दूसरा सिपाही, कल रात देखा होगा, अगर वह रात को ही निकल गया हो तो। मदारी रीछ लिए हुए आता है, उसके पीछे बच्चे रीछ का नाच देख रहे हैं, नाच होता है। मदारी, जब हम भी चले साथ चला रीछ का बच्चा, कल राह में जाते जो मिला रीछ का बच्चा। बच्चा लो आप वही, हम भी उठा रीछ का बच्चा, सोनू मते खा खा के पला रीछ का बच्चा। जिस वक्त बड़ा रीछ हुआ रीछ का बच्चा, जब हम भी चले साथ चला रीछ का बच्चा। कोई हमसे यहाँ आओ मच्छंदर, वह क्या हुए अगले जो तुम्हारे थे बंदर। हम उनसे यह कहते थे यह पेशा है वो कलंदर। हाँ छोड़ दिया बाबा हमने उन्हें जंगल के अंदर, जिस दिन से खुदा ने यह दिया रीछ का बच्चा था हाथ में एक अपने सवा मन का जो सौदा, लोहे की कड़ी जिस पे खड़कती थी सरापा, सर से पांव तक, ऊपर से नीचे तक। कांधे पे चढ़ा झूलना और हाथ में पियाला, बाजार में ले आए दिखाने को तमाशा। आगे तो हम और पीछे चला रीछ का बच्चा था। रीछ के बच्चे पे वह कहना जो सरासर, हाथों में कड़े सोने के बजते थे झमझमा, झमक कर कानों में दूर और घुंघरू बड़े पाँव के अंदर। वह डोर भी रेशमी की बनाई थी जो पुरजार, जिस डोर से यारों बंधा था रीछ का बच्चा। जब कुश्ती की ठहरी तो वही सर को जो झाड़ा ललकारते हैं ही उसने हमें आन लताड़ा गह, हमने पछाड़ा उसे गह, उसने पछाड़ा। एक 1.5 पहर हो गया कुश्ती का अखाड़ा। गोहम भी न हारे न रीछ का बच्चा, देहताओं में पेचों में जो कुश्ती न हुई। देर यूँ पड़ते रुपए पैसे की आंधी में गोया, बेर सब नकद हुए आगे 1.25 लाख रुपए। ढेर जो कहता था हर एक से इस तरह मुंह फेर, यारो देख तो लो यारो तो लड़ा देखो जरा रीछ का बच्चा। मदारी वाला चला जाता है। नजीर की नवासी एक खिलौना लिए नजर आती है। पतंग वाला उसकी तरफ बढ़ता है और उसे खींचकर अपनी दुकान पर लाता है। पतंग वाला गाते हुए, मोहन मेरे आए ललन मेरे आए। नवासी खिलौना दिखाते, मैं यह लेने गई थी। पतंग वाला, नाना से पैसे जट लिए होंगे। क्यों? नवासी, नहीं तो। पतंग वाला, फिर क्या मुफ्त में हाथ आ गया यह खिलौना। नवासी, घर में पड़े थे। पतंग वाला, घर में क्या पड़े थे। नासी, मैं बताऊं, हमारे नाना पैसों को हाथ नहीं लगाते। जैसे हमको अम्मा कहती है ना कि गंदी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वैसे ही नाना ने पैसों को रुमाल से बांधकर कोने में फेंक दिया। पतंग वाला, और तुमने उठा लिया। नवासी, सब थोड़े ही, चलकर भाग जाती है। पतंग वाला हंसता है। पतंग वाला, बेनी प्रसाद से, अगर मर्द है तू आशिक कौड़ी न रख कफन को। हाल ही की का वाक़या है, रुपयों की थैली लिए नवाब सआदत अली खां के पास से आदमी आया था। रात भर रुपया घर में पड़ा रहा और रुपये की वजह से मियाँ नजीर को नींद न आई। सुबह को जवाब में कहला भेजा कि जरा से ताल्लुक से तो यह हाल है, अगर ज़िंदगी भर का साथ हो गया तो न जाने क्या होगा। बुलावे बहुत आए पर मेरा यार आगरे से न टला। हर बार यह कहकर टाल गया कि मैं माशरे भर का कलम चलाने वाला, मेरी क्या मजाल। बस यही बैठे बैठे सारी दुनिया देख ली, कहते हैं आवाज़ उठाकर। सब किताबों के खुल गए मानो जब से देखी नज़ीर दिल की किताब। इशारा किताब वाले की तरफ था। किताब वाला झुंझला कर रह जाता है। ककड़े वाला, मियाँ कहाँ रहते हैं?
ये हजरत नज़ीर। पतंग वाला क्यों, क्या बात है? ककड़ी वाला बात यह है कि ऐसे ही। पतंग वाला आखिर। ककड़ी वाला मैं अपनी ककड़ी पर 2-4 शेर लिखवाता उनसे। पतंग वाला कहा लगा कर। यह आपको खूब सूझी। इस काम के लिए मियाँ नज़ीर से बेहतर और कौन आदमी मिलेगा उसे। अभी कुछ दिनों का वाकया है। एक साहब पहुंच गए उनके। हाँ, अपने टूटे हुए दिल का दुखड़ा लेकर। किसी महजबीन ने बेवफाई की थी उसके साथ। अपनी दास्तान सुनाई और कहा कि दिल की क्यों कर समझाऊं, किसी पहलू चैन नहीं लेता। हरदम आंखों के सामने उस महल का चांद जैसी सुंदरी, महल का मतलब चांद जैसी सुंदरी की तस्वीर जमी रहती है। मियाँ नज़ीर ने उनके हस्बे हाल एक नज्म लिख दी। बस उस साहब को चैन मिल गया। अब उस नज्म को गुनगुनाते फिरते और खुश खुर्रम प्रसन्न है। ककड़ी वाला रहते कहाँ हैं मियाँ? पतंग वाला बेगम बांदा का महल देखा है? ककड़ी वाला जी नहीं। पतंग वाला कहाँ के रहने वाले हो? ककड़ी वाला दिल्ली के पास का रहने वाला हूँ। पतंग वाला अच्छा मोहल्ला ताजगंज देखा है? ककड़ी वाला जी हाँ देखा है। पतंग वाला वहाँ पहुँचकर बिना किसी मालिकों वाली गली पूछ लो, बिना किसी मालिकों वाली गली पूछ लो, बेगम बांदा के महल पहुँच जाओ। महल के बराबर ही एक छोटा सा मकान है, वह मियाँ नज़ीर का है। ककड़ी वाला खुशी खुशी बाएं रास्ते की तरफ भागता है। रास्ते के पास एक अजनबी से टक्कर हो जाती है। अजनबी क्या अंधे हो गए हो? ककड़ी वाला ककड़ी वाला जी हाँ देखा है। पतंग वाला है वहाँ पहुँचकर बिना किसी मालिकों वाली गली पूछ ली और बेगम के महल पहुँच जाओ। महल के बराबर ही छोटा सा मकान है, वो मियाँ नज़ीर का है। ककड़ी वाला खुशी खुशी बाएं रास्ते की तरफ भागता है। रास्ते के पास एक अजनबी से टक्कर होती है। अजनबी क्या अंधे हो गए हो? ककड़ी वाला माफ़ करना मियाँ, ज़रा जल्दी में हूँ। चला जाता है। अजनबी बाजार में टहलता है। पतंग वाला हामिद और उन लोगों को सुनाते हुए जो अब तक वहाँ जमा है। मियाँ नज़ीर की निगाह में आदमी में कोई फ़र्क नहीं, चाहे वह पतंग बनाने वाले हो, चाहे वह किताब बेचने वाला। उनके सिर पर तो बस आदमी है, उनके लिए तो बस आदमी है। आवाज़ उठाकर कहता है। किताब वाला गुस्से से लाल हो रहा है। अजनबी किताब वाले से, साहब कलाम नासिक होगा आपके पास? हाँ। किताब वाला पतंग वाले का गुस्सा अजनबी पर उतारता है। मियाँ नासिक कल के छोकरे हैं, अभी अभी शेर कहना शुरू किया है और अभी से आप उनके कलाम की तलाश में निकल पड़े। ऐसा ही शौक है तो लखनऊ तशरीफ़ ले जाइए और कुछ सुन लीजिए। अजनबी अभी अभी तो यहाँ कुछ लोग बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। नासिक साहब का एक शेर मेरे कान में पड़ा। मैंने सोचा किताब वाला कि मैंने अपनी किताबों के इश्तहार के लिए लोगों को जमा कर रखा है। यह शौक है और यह जिहालत। सुभान अल्लाह। अजनबी डर कर पीछे हट जाता है, लेकिन घूम कर फिर हमला करता है। अजनबी यह इतने लोग क्यों इकट्ठा हैं यहाँ पर? साहब किताब वाला गुस्से से बेकाबू हो। आप ही की तरह के जाहिल हैं, एक जाहिल का कलाम सुनने के लिए जमा हो गए हैं। अजनबी सिटपटा कर चला जाता है। लोग कहा लगाते हैं, एक से एक चला जाता है। सुबह से दुकान खोलकर बैठे जो भी है तरह तरह के सवालात लेकर पहुंच जाता है। खरीद फरोख्त की बात ही नहीं करता। ला लाहौल बिला कुव्वत। मुंशी गंगा प्रसाद किताब वाले के पास आते हैं। किताब वाला आदाब अर्ज करता हूँ। मुंशी जी मिजाज बखैर। गया प्रसाद। इनायत साहब, यह आपने किस मकरे के पास भेज दिया था और किस गरज से? किताब वाला अजी मैं उन्हें क्या भेजता, बातों बातों में आपका जिक्र आ गया। उन्हें अपनी किताब छपवाने के लिए सरमाए की तलाश थी। भला मेरे पास कहाँ से आए पैसे? बस उनके जी में आ ही होगी आपसे रुपया मांग ले। गंगा प्रसाद देखिए मैं तो अब उर्दू फारसी की किताबों से भर पाया। मैंने फैसला किया है कि दिल्ली से अंग्रेज़ी ज़बान में एक अखबार शाया करूँ। मैं आपसे यही कहने आया हूँ कि आप भी यह धंधा छोड़िए और अखबार और रसायल का काम में लग जाइए।
यह नया ज़माना है, नए ज़माने के मुताबिक रविश इख्तियार कीजिए। किताब वाला: भाई, आपने मेरे दिल की बात कह दी। मैं खुद इस फिक्र में था कि वतन छोड़ दिल्ली जाऊं और अखबार और रसायन का सिलसिला शुरू करूं। गंगा प्रसाद: अगर आप दिल्ली आ जाते हैं तो आगरे से खबरें कौन भेजेगा? नहीं साहब, आप यहीं रहेंगे। किताब वाला: जी मगर अंग्रेजी जबान के अखबार में। गंगा प्रसाद: आप मुरासल संदेश खबर, मुरासल मतलब संदेश खबर, उर्दू में भेजिए। तर्जुमे की जिम्मेदारी मेरी। किताब वाला: क्यों ना एक अखबार उर्दू में भी निकालें। गंगा प्रसाद: अम्मा, उर्दू अखबार पढ़ने वाले कितने हैं? ना साहब, अखबार अंग्रेजी में ही निकलेगा। ना साहब, अखबार अंग्रेजी में ही निकलेगा, उस जबान में जो कल सारा हिंदुस्तान बोलेगा। हाँ, इस कारोबार के सिलसिले में कुछ और लोगों से भी बातचीत हुई थी। किताब वाला: मैं इस फिक्र में था कि अखबार का काम शुरू करने से पहले मेरे सर पर जो एक बार है उसे हल्का कर लेता। गंगा प्रसाद: वह कौन सा? किताब वाला: सोच रहा था कुछ छोटी छोटी चीज़ें पहले उन्हें छपवा लूँ। किताब वाला: गंगा प्रसाद मसलन? किताब वाला: यदि मदरसे की चंद किताबें करीमा मामुकीमा आमदनामा वगैरह, मेरे पास 10 रुपए की भी पूंजी नहीं कि इस काम में लगा सकूं। गंगा प्रसाद: क्यों, दीवाने हाफिज की 250 कॉपियों से कुछ वसूल हुआ होगा। किताब वाला: साहब, यहाँ आपको गलतफहमी हुई है। मैंने अपने हिस्से की तमाम कॉपियाँ अहबाब में तकसीम कर दी, दाम किसी से नहीं लिया। गंगा प्रसाद: और मुझे मेरे हिस्से का पैसा देने के बजाय आपने बंकिया 250 कॉपियाँ बख्श दी। अब मेरा कोई भी दोस्त ऐसा नहीं जिसे मैं दीवाने हाफिज उसे नज्म करूँ। किताब वाला: मेरी दानिश्त जानकारी में यही तय हुआ था। नुकसान इस काम में मुझे भी हुआ, मेरी मेहनत जाया गई। अगर आपको इस सिलसिले में कोई गलतफहमी हुई है तो ऐसा कीजिए कि आप अपनी कापियाँ मेरे सुपुर्द कर दीजिए। जैसे जैसे वह निकलती जाएंगी मैं आपको पैसे देता जाऊंगा। गंगा प्रसाद: साहब, वह अब क्या निकलेंगी और कौन उन्हें खरीदेगा? खैर छोड़िए इस बात बहस को, आप अखबार का काम शुरू कीजिए तो बस इसी काम के जरिए आपके पास करीमा मामुकीमा और इसी तरह की अपनी तमाम खुराफात छपवाने के लिए पैसा आ जाएगा। हालांकि मेरी यही राय है कि यह एक फिजूल काम है, आपको फिर नुकसान होगा। और भला नए स्कूल में आमदनामा पढ़ने वाले आपको कितने मिलेंगे? अच्छा, मैं इजाज़त चाहता हूँ, 2-1 दिन में फिर हाजिर हूँगा। आदाब अर्ज। गंगा प्रसाद जाता है। बेनज़ीर के कोठे से सौदा नीचे उतरता है। सिपाही एक कोने में दुबक जाते हैं। जैसे ही सौदा सामने आता है लपक कर उसे दबोच लेते। सौदा: अबे क्या समझ के पकड़ रहा है हराम के? अबे रंडी के कोठे पर जाना कब से इस अंधे शहर में जुर्म करार पाया है बे? पतंग वाला: अम्मा यारो, क्या हुआ? किस गुनाह का पादाश में इन्हें धर लिया गया भाई? पहला सिपाही: कल यहाँ फसाद करवाया था। सौदा: अबे किसने फसाद करवाया था? कब फसाद करवाया था? कोई गवाह है? दूसरा सिपाही: हवाला चलो, गवाही वहीं देख लेना। बर्तन वाला: अरे भैया, झगड़ा और लोगों के बीच हुआ था, पकड़ लिया तुमने किसी और को? इनको तो हमने झगड़े के समय देखा भी नहीं था। दूसरा सिपाही: हम यह सब नहीं जानते, हमें यही हुक्म मिला है। पहला सिपाही: अरे चल यार, तू अपना काम कर, बकने दे। सौदा: अबे बड़ा नामर्द निकला तेरा दरोगा का बच्चा। हम समझे थे मुकाबला रावण से सीताहरण होगा, 2-2 हाथ होंगे। हमें क्या मालूम था कि तुम्हारा शहर जन्नत की चिड़िया भरा पड़ा है। पहला सिपाही: यह अदालत नहीं है, जो कुछ कहना है वहाँ कहना। ले चल, बस बढ़ाइए, सौदे को लेकर जाते हैं। पतंग वाला: अरे यार, यह क्या हुआ? बर्तन वाला: मैं तो यही था, मैंने तो इस आदमी को झगड़े के समय देखा नहीं। लड्डू वाला: लूट मार के वक्त होश किसे था? शायद रहा भी हो। बिली प्रसाद: जितने लूट खसोट में शरीक थे उन सबको देखा किसने हो और पहचान सकते हो? बर्तन वाला: अब यह तो मैं नहीं कह सकता भाई
सामने आएंगे तो कुछ लोगों को तो पहचान लूँगा। शायद यह आदमी उसमें होता तो मेरी नज़र चूक नहीं सकती थी। मैं इसको ज़रूर ताड़ लेता हूँ। लड्डू वाला, यह तुम किस वीरते पर कह सकते हो? क्या इस आदमी में सुरखाब के पार लगे हैं? बर्तन वाला, इसके कपड़ा सूरत, इसके हाथ का गजरा, ऐसा कोई आदमी कल शाम तक बाजार में नहीं आया। यह आदमी दूसरे शहर का मालूम पड़ता है। मैंने इसको सांझ के समय एक रंडी के पीछे जाते देखा था। लड्डू वाला, यह भी तो हो सकता है इसी ने लूटमार शुरू कराई। उसके लिए सामने आने की क्या ज़रूरत है? बर्तन वाला, मैं यह नहीं जानता भाई। अगर दूसरे शहर का आदमी है तो यहाँ आके बलवा कैसे कर सकता है? यह भी तो सोचिए। तरबूज वाला, क्यों नहीं कर सकता? बर्तन वाला, तुम लोग अपनी खैर मनाओ, इतना बढ़ बढ़ के मत हाँको। ककड़ी वाला बहुत तेजी से दाखिल होता है, चेहरा खिला हुआ, होठों पर गाना। उसके पीछे बच्चे शोर मचाते हुए एक कलम कतार के अंदर आते हैं। ककड़ी वाला पान वाले के बेंच पर बैठ जाता है और बड़े सुरीले ढंग से गा गा कर ककड़ी बेचता है। नज्म का हर बंद 4 लोगों को ककड़ी का गाहक बना लेता है। ककड़ी वाला, क्या खूब नमा नाजुक इस आगरे की ककड़ी, और जिसमें खास काफिर इस कंदरे की ककड़ी, क्या प्यारी प्यारी मीठी और पतली पतलियाँ है। गन्ने की पोरियाँ हैं, रेशम की तकलियाँ है, फरहाद की निगाहें, शीरी की हंसलियाँ है, मजनू की सर्द आहें, लैला की उंगलियाँ है सुर, क्या खूब नर्म नाजुक इस आगरे की ककड़ी। कोई है जर्दी माइल मतलब होता है पीली सी, कोई हरी भरी पुखराज गुन फैल मतलब लज्जित है, पन्ने की थरथरी है, टेढ़ी है सो तो चूड़ी वहीर की हरी है, धसी है सो वह यारा रांझा की बांसुरी है। क्या खूब नर्म नाजुक इस आगरे की ककड़ी, छूने में बगा भर गए गुल फूलों की पंखुड़ी है, खाने में करकरी है, गर्मी को मारने को एक तीर की सरी है, आँखों में सुख कलेजे ठंडक हरी भरी है। ककड़ी न कहिए इसको, ककड़ी नहीं परी है, क्या खूब नमो नाजुक इस आगरे की ककड़ी। ककड़ी वाला गाता नाचता निकल जाता है। पतंग वाला बेनी प्रसाद से, सुन लिया बेनी प्रसाद, अब बताओ ककड़ी के मौजू पर इससे बेहतर नज्म हो सकती है? ये शनाए व बदाए अलंकार तथा नए प्रयोग, ये तस्वीरें, इश्तहारे, उपमाएँ, तलमीह मतलब संकेत यानी शेर व शायरी और इल्म अदब में जिसे हुस्न बयान कहते हैं, यह सब क्या है? तूने एक दनाए राज की बात सुनो और हमेशा के लिए पल्लू से बांध दो। किसी पाए के मुअल्लिफ ने अपने एक शागिर्द को इल्म बयान बड़ी मेहनत से पढ़ाया। जब लड़का पढ़ लिख कर फारिग हुआ तो उस्ताद ने कहा, अब बताओ, बाजारों और गलियों में घूम फिर कर लोगों की बातें सुनो और पता लगाओ कि इन बातों का इल्म बयान से क्या रिश्ता है। लड़का गली कूचों की खाक छानता फिरा, मगर उसको किसी लोगों की बातों का ताल्लुक इल्म बयान से मालूम न हुआ। उसने उस्ताद से हाल का सुनाया। उस्ताद ने उसे फिर बाएं बिस्मिल्लाह शब्द की ध्वनि बिल्कुल शुरू से ताए तमत शब्द ध्वनि बिल्कुल अंत तक इल्म सिखाया और कहा कि एक बार फिर बाजारों के चक्कर काटो और यही बात दरियाफ्त करो। इस दफ़ा कुछ थोड़ा सा तकल्लुफ़ शागिर्द की समझ में आया। उसने वापस आकर, हाँ, थोड़ा ताल्लुक़ मालूम होता है। इस पर उस्ताद ने कहा, अभी तुम इल्मी बयान को समझे नहीं, फिर पढ़ो शुरू से आखिर तक एक बार। फिर सब कुछ पढ़ चुकने के बाद शागिर्द क्या देखता है कि किसी शख्स की कोई बात ऐसी नहीं जिसका ताल्लुक इल्मी बयान से न हो। कुछ समझे? बेनी प्रसाद, भाई, शेर व शायरी का यह मेयार स्तर मानदंड बहुत बुलंद है। दरोगा आता है और धंसी बेनज़ीर के कोठे पर पहुंचता है, सीधे बेनज़ीर के कोठे पर पहुंचता है। दरोगा, भाई जी, सोफते अकेला एकांत में तो हैं? तबलची, हुजूर तशरीफ़ रखें, मैं अभी इत्तला करता हूँ। जाता है। सारंगिया, सरकार आज बहुत सवेरे से तशरीफ़ लाए। दरोगा, क्यों? मगरिब का वक्त सर पर है। सारंगिया, बजा फरमाए। बेनज़ीर, आदाब बजा लाती हूँ। आज मालूम होता है घर में दफ्तर कहीं आपका दिल लगा नहीं।
दरोगा घर दफ्तर में जा कब दिल लगता है? फिर कल आपके यहाँ यह नया दस्तूर देखा जो पहले पहुँच जाए सो पाए चुनाचे यूँ कहिए कि कल का चला हूँ और बहुत देर सवेर से आस्तानाए यार मतलब प्रेमिका की चौखट तक पहुँचा हूँ। आज आपका किसी और से तो वादा नहीं बेनजीर? वादा तो आपसे भी है दरोगा भाई तुम्हारे यहाँ तो वादों का लेन देन है। कमाल है कि तुम्हें याद भी है। बहरहाल आज मैं मुसल्ला हथियारबंद हूँ। बेनजीर तो कल क्या भी हथियार आ गए थे? दरोगा हाँ साहब, कल हथियार भूल आए थे। आज तीर कमान दुरुस्त है। बेनजीर यह कैसे तीरंदाज की? फिर फितराक वह रस्सी जिसमें शिकार मारने के बाद बांध कर लाया जाता है तो साथ रखे और तोरी तीरों तरका से भूल जाए। फरमाइए किस चीज़ से शुरू करूं? माँ पानदान खोलते हुए आए हाय कैसे लोग हैं। पानदान खाली पड़ा है, किसी को तौफीक नहीं हुई कि बाजार से 4 पान खरीद लाता। तवलची पैसे लेने के लिए बढ़ता है, लेकिन मंजूर हुसैन जो इसी बीच आ चुके थे लपक कर खुद पैसे ले लेते और पान लेने के लिए पान की दुकान पर आते हैं। दरोगा क्या है आपके उस्ताक आशिक में से हैं? बेनजीर बहुत पुराने दरोगा, पहले कभी देखा है? बेनजीर क्या आप फेहरिस्त रखते हैं? 8-10 साल के मेरे आस ना है। फ़कीरी गोशागिरी और खामोशी तो अब इख्तियार है। पहले मालदार थे, अब इश्क का इजहार अल्फाजो अमाल शब्द और आचरण से करते हैं। यानी मोहब्बत के दौरान अमन में हाथ पांव जुबान जिस्म का हर पुर्जा काम आता है। अब वह सूरत है कि अपने दिल और रूह के लिहाफ में मुझे ढांप दिया। दरोगा क्या कहने हैं, बड़े मज़े हैं आपका। रकाबत तो महसूस नहीं करते? बेनजीर इस मंजिल से गुजर चुके हैं। दरोगा क्या पागल आदमी है, बातें तो समझ लेता है। बेनजीर मंजूर हुसैन इनका नाम है, लेकिन अब नाम से पुकारिए तो मुंह फेर लेते हैं। दरोगा क्या क्यों? बेनजीर कौन जाने, शायद अपने नाम से नफरत हो गई हो। दिमाग दुरुस्त मालूम होता है। लोग कहते हैं कि एक दिन फिर बोलना शुरू कर देंगे जब माहौल बेहतर हो जाएगा। मंजूर हुसैन पान ला कर रख देते हैं। दरोगा मंजूर हुसैन कहा। दरोगा बेनजीर को लेकर अंदर चला जाता है। तरबूज वाला गाता हुआ आता है। तरबूज वाला अब तो बाजार में बिकते हैं सरासर तरबूज, क्यों न हो सब्ज जमरुद पन्ना हरे रंग का रत्न के बराबर तरबूज करता है कुछ कलेजे में तई तर तरबूज दिल की गर्मी को निकाले है। यह अक्सर तरबूज जिस तरफ देखिए बेहतर है तरबूज चला जाता है। लड्डू वाला गाता हुआ अंदर आता है। हमने भी गुड़ मंगा कर बंधवाए तिल के लड्डू, पूछे गली में हर जह बिकवाए तिल के लड्डू। हमको भी होंगे दिल से खुद आए दिल के लड्डू, जीते रहे यारो फिर खाए तिल के लड्डू। हमने भी गुड़ मंगा कर बंधवाए तिल के लड्डू। पीछे से दरवाजे से बाहर निकल जाता है। कुम्हार अपनी दुकान पर ही मटका बजा कर गाता है। वाह क्या बात है, कोरे बर्तन है क्यारे गुलशन के, जिससे खिलती है हर कली तन की। बूंद पानी की इसमें जब खनके क्या है प्यारी सदा है सनसन की, ताजगी की ओर तरी तन की। वाह क्या बात है कोरे बर्तन की। होली वाले गाते हुए आते कोरस, हो नाच रंगीली परियों का, बैठे हैं गुलरू फूलों जैसे चेहरे वाले, रंग भरे कुछ भीगी ताने। होली के कुछ नाजो अदा के ढंग भरे दिल भूले देख बहारों के, और कानों में आहंग संगीत की मधुरता। भले कुछ तबले खड़के, रंग भरे कुछ ऐश के दम, मुँह चंग भरे कुछ घुंघरू ताल छनकते हों। तब देख बहारे होली की गुलजार खिले हों परियों के, और मजलिस की तैयारी हो। कपड़ों पर रंग के छींटे से खुशरंग अजब गुलकारी हो। मुँह लाल गुलाबी आंखें हो और हाथों में पिचकारी हो। उस रंग भरी पिचकारी का अंगिया पर टक्कर मारी हो, सीनों से रंग ढलकते हो। तब देख बहारे होली की फकीर
आदमी नामा गाते हुए अंदर आते हैं। इस नज्म में स्टेज पर के सब लोग शामिल हो जाते हैं। हर बंद एक नया आदमी उठाता है और दीप की तरह तो कविता की वह आधारभूत पंक्ति है जिसके अंतिम छंद शब्द से बाकी पंक्तियों का तुकांत बनाया जा सकता है, पर सब एक साथ 3 बार दोहराते हैं। जरदार, बेनवा, पैसे वाला और कंगाल है सो है वह भी आदमी। पूरा दुनिया में बादशाह है सो वह भी है आदमी। मुफलिस गदा दलित और भिखारी है सो है वह भी आदमी। जरदार बेनवा है सो वह भी आदमी। अमीर नेहमत जो खा रहा है सो है वह भी आदमी। टुकड़े जो मांगता है सो है वह भी आदमी। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबाख्ता धर्मोपदेशक पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाबियों और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ जो उनको ताड़ता है सो है वह भी आदमी। जो आदमी पे जान तो बारे आदमी जो और आदमी ही लोग से मारे हैं आदमी की उतारे हैं आदमी चिल्ला के आदमी की पुकारे हैं और सुन के जो आए वह बैठे वो भी आदमी है बैठे। आदमी ही दुकानों ने लगा लगा के कहता है कोई लोग कहता है कहला है कोई ला रे ला और आदमी ही फिरते हैं रख सिर पे ख्वांचा। किस किस तरह से बेचे हैं चीज़ें बना बना के और मोल ले रहा है सो है वह भी आदमी। यो आदमी ही लाल जवाहर है बेबड़ा मतलब बेबहा मतलब होता है अनमोल। और जो आदमी ही खाक से बदतर है हो गया काला भी आदमी है और उल्टा है जो तमागोरा भी आदमी है कि टुकड़ा सा चांद के बद शक्लो बदनुमा है सो है वह भी आदमी। मरने में आदमी ही कफन तैयार करते हैं तैयार नहला धुला उठाते कांधे पर करके सवार कलमा भी पढ़ाते हैं जाते हैं रोते हैं जार जार सब आदमी ही करते हैं मुर्दे का कारोबार। और वह जो मर गया है सो है वह भी आदमी। अशराक और कमीने से ले शाह तक वजीर है आदमी ही साहबे इज्जत भी और हुकीर या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर अच्छा भी आदमी ही कहाता है। नज़ीर और सब में बुरा है जो सो है वह भी आदमी। गानों वालों की आवाज़ और साजों की ध्वनि अचानक बहुत ऊंची उठती है और बहुत तेज पर्दा गिर जाता है। इस तरह से हमारा यह आगरा बाजार नामक नाटक समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा कृपया अपने विचार जरूर हमें भेजें। और हाँ, आपसे एक छोटा सा सवाल, आप हमें यह बताएं कमेंट में किसमें कुल कितने गीत आए हैं और कौन कौन से गीत किसके किसके बाद आए हैं। हो सके तो ज़रूर बताइएगा। राधे राधे दोस्तों।